ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के नेट जेआरएफ के रिएक्शन मैकेनिज्म से या रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चंस का आंसर या उसका सॉल्यूशन और डिस्कशन। पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो 2 मार्क्स के लिए है और ये सिंपल क्वेश्चन है प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के डी प्रोटेक्शन से संबंधित। इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर लिखा हुआ है हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। ये लगा है BN ग्रुप, BN यानी बेंजाइल ग्रुप, जिसको कि हाइड्रोजनोलाइसिस यानी हाइड्रोजनोलाइसिस जो कि यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन, उसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है। दूसरा जो ग्रुप दिया हुआ है वो CBZ, ये है PHCH2OCO यानी कार्बो बेंजाइल ऑक्सी CBZ ग्रुप है और इसकी भी खासियत ये है कि इसको हाइड्रोजनोलाइसिस से इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो जो कंडीशन हमें दी हुई है यहाँ पर हाइड्रोजन और कैटलिस्ट, उससे इन दोनों ग्रुप को रिमूव किया जा सकता है, डी प्रोटेक्ट किया जा सकता है या परिरक्षित किया जा सकता है। एक और ग्रुप जो इसमें लगा हुआ है दैट इज़ बॉक है एमीन प्रोटेक्टिंग ग्रुप। आप देख ही रहे हैं NH के साथ N के साथ लगा हुआ है यहाँ पर और इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल BOC बॉक ग्रुप है और इसकी खासियत ये है कि इट इज़ रिमूव्ड बाय concentrated strong acid such as HCl, CF3COOH or by heating to a temperature greater than 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कंडीशंस जो हमें यहाँ के रिएक्शन के दिए हुए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि केवल ये दो जो ग्रुप हैं वो डी प्रोटेक्ट होंगे और ये OH में और ये एमिनो में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या डी प्रोटेक्ट होकर हमें हाइड्रोक्सी और एमिनो ग्रुप्स मिलेंगे यहाँ पर, जबकि ये जो ग्रुप है वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा, इसका डी प्रोटेक्शन नहीं होगा। इन ऑप्शंस में हम ढूंढते हैं, देखते ही हमें पता पड़ रहा है। देखिए ये यहाँ पर NH2 है, NH2 को इन्होंने डी प्रोटेक्ट किया, जबकि इन कंडीशंस में डी प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, आंसर कैंसिल हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि CBZ जो ग्रुप है वो लगा हुआ है और एमिनो डी प्रोटेक्ट नहीं हुआ, जबकि वो हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ एमिनो ग्रुप को डी प्रोटेक्ट किया है, OH ग्रुप डी प्रोटेक्ट नहीं हुआ है, तो ये दोनों ही होने चाहिए थे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बचता है जो ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि जो बॉक ग्रुप है वो लगा हुआ है, जबकि OH और NH2 इन दोनों का डी प्रोटेक्शन हो जाता है और ये वापस हमें फंक्शनल ग्रुप्स मिल जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। दिस वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसको हमें सिर्फ इन जानकारी के साथ या प्रोटेक्टिंग ग्रुप और डी प्रोटेक्शन के मेथड्स के द्वारा ही हम इसको आसानी से कर सकते थे। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, आइए जान लेते हैं कुछ बेसिक जानकारियाँ उससे संबंधित। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वह इपॉक्साइड रिंग को भी रिड्यूस करता है और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जिस इपॉक्साइड के जिस साइड में स्टेरिक हिंडरेंस कम है, जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड में दोनों हाइड्रोजन, इस साइड में 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन है, तो इस तरह से इस साइड में से जहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस कम है वहाँ से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अप्रोच करेगा और ट्रांस ओपनिंग होगी और इस तरह से जो लेस सब्सटीट्यूटेड या लेस हिंडर्ड साइड है, जहाँ पर त्रिविम बाधा कम है, उधर की तरफ से हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सहायता से। एक तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इन्होंने पूछा है कि ये रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। हमें एक चीज़ और मालूम है, द अटैक ऑफ द रिएजेंट विल बी फ्रॉम द एक्सियल पोजिशन अनलेस पोजिशन लेस हिंडर्ड पोजिशन। दैट मीन्स द एक्सियल पोजिशन इज द लेस हिंडर्ड पोजिशन। एक्सियल जो स्थान होता है वह जैसे ये इक्वेटोरियल ग्रुप है, जैसे ये इपॉक्साइड रिंग है, इपॉक्साइड रिंग में यहाँ से भी अटैक हो सकता है, इस वाले कार्बन से की तरफ से, या यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक हो सकता है या
एक्सियल पोजीशन से अटैक हो सकता है। तो ये यहाँ से अगर अप्रोच करता है कोई न्यूक्लियोफाइल या हाइड्राइड आयन या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर यहाँ से अप्रोच करे तो इस ग्रुप के पास, इस जो रिंग के पास वो पहुँच जाएगा, उससे उसकी टकराहट होगी या स्टेरिक रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होंगे। बेहतर है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऊपर की तरफ से यानी एक्सियल पोजीशन से इस कार्बन से वो और रिंग के विपरीत दिशा से वो अप्रोच करे। यहाँ ये अगर तल के नीचे रिंग है तो ये इक्वेटोरियल से ही अप्रोच कर सकता है या फिर यहाँ पर एक्सियल से। ये दोनों साइड्स जो होंगे ऑपोजिट होंगे, लेकिन ये स्टेरिकली हिंडर्ड होगा और ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम होगी एक्सियल पोजीशन पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चॉइस दिए हुए हैं। हम हर चॉइस में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरी रिंग है उसमें कोई चेंज नहीं इन्होंने दे रखे हैं दो ऑप्शंस में, और दो ऑप्शंस में इन्होंने उस रिंग को खोला हुआ है। और जो ऊपर वाले जो दो ऑप्शंस हैं उसमें जो OH, ये इपॉक्साइड रिंग के खुलने से जो OH है, एक में एक्सियल है और एक में इक्वेटोरियल है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वह इपॉक्साइड रिंग को टच करेगी, उसको खोलेगी, न कि ये जो बाकी रिंग है उसको खोलेगी। तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं, और हम देख रहे हैं कि ये इन दोनों ऑप्शंस में, यहाँ देखिए ये एक्सियल है और यहाँ पर ये इक्वेटोरियल है। तो यहाँ पर अगर एक्सियल में OH है तो उसका मतलब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्रोजन है वो उसने यहाँ से अप्रोच किया ऊपर से एक्सियल पोजीशन से, जिससे ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स, जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेकर गया और वो OH में आ गया। जबकि जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर वो तब हो सकता है जबकि यहाँ से अप्रोच करे जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन है, और तब जाके यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है ये वाला, ये टूटे और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस तरह से आ जाए। हमने अभी जाना था कि एक्सियल पोजीशन पे आक्रमण अगर होता है और वो भी इधर की तरफ से, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इधर से अगर आक्रमण हो तो फिर ये वाली पोजीशन पे OH ग्रुप आके आता है। आप देख सकते हैं कि कहीं और से जो ऑक्सीजन रिंग है उसके या तो इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे होगा, दोनों में से एक कार्बन पे होगा। यहाँ पर एक्सियल है और ऑपोजिट साइड यहाँ इक्वेटोरियल है, तो सिर्फ यही ऑप्शन बचता है अटैक होने का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ऊपर से आने का, जिसकी वजह से ये जो OH ग्रुप है एक्सियल पोजीशन पे नीचे की ओर बनेगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास ये तीन कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इन्होंने पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज़ फॉर द कंपाउंड्स X, Y एंड Z। तो pKa वैल्यू जो है वो है, उसकी जो वैल्यू होती है वो एसिडिटी के इन्वर्स होती है। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pKa वैल्यू उतना कम होगा, या आप कह सकते हैं pKa वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा। यानी यदि कोई कंपाउंड H+ आराम से छोड़ रहा है तो उसका जो pKa वैल्यू है उसका मान कम होगा। एक बार और देख लीजिए कि कोई कंपाउंड अगर H+ आसानी से ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा, अधिक, और pKa का मान होगा कम। ये हमको ध्यान में रखना है। तो जितनी अधिक एसिडिटी इनमें से जिसकी होगी उसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी। हमारे पास जो है तीन कंपाउंड्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए इन सब में नज़र पड़ते ही जो सबसे पहले चीज़ नज़र आती है कि ये एक कंपाउंड है जो Y है, और इस Y में एसिड होने का मतलब क्या है, ये H यहाँ से निकल जाना, H निकल जाना। तो आप देखिए
ये जो एक्स कंपाउंड है वो ये कॉन्जुगेट बेस देगा, ये जो वाई है वो इस कॉन्जुगेट बेस को देगा, और जो ये जेड है एच के लॉस के बाद या प्रोटॉन के डोनेशन के बाद या प्रोटॉन देने के बाद वो इन एनाइंस में कॉन्जुगेट बेस में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सा इनमें से जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा H प्लस या प्रोटॉन दाता होगा, तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्जुगेट जो बेस बन रहा है वो कितना स्थायी है। कॉन्जुगेट बेस का स्थायित्व जितना अधिक होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा जो कॉन्जुगेट बेस, इनमें से जो भी एसिडिटी उतनी ही आसानी से होगी, क्योंकि H प्लस उतना फ्री हो सकेगा। अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो ये वापस जुड़ के H प्लस से जुड़ जाना चाहेंगे, H प्लस को देना नहीं चाहेंगे, जिसका मतलब है कि एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेट्स लुक इनटू एक्स। एक्स से जो कॉन्जुगेट बेस मिला है, H प्लस के निकल जाने के बाद ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने लिए और H जो है वो H प्लस के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाता है या निकल जाता है, तो एसिडिक हुआ ये। तो इसको देखते हैं, ये जो माइनस चार्ज है वो डीलोकलाइज इन दोनों सी डबल बॉन्ड ओ से हो रहे हैं। एक तरफ के डीलोकलाइजेशन को रेड कलर के एरो से दिखाया गया, दूसरी तरफ के डीलोकलाइजेशन को ब्लू कलर से दिखाया गया है। यानी यहाँ जो बेस बनेगा कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन के डोनेशन के बाद, वह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड होगा। जो वाई से बनता है उसमें आप देखिए 1 2 3 4 4 सी एन बॉन्ड्स हैं, और देखिए सी एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। जब ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने पे जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आता है वो डिलोकलाइज होके उस कार्बन पे आता है जिससे सी एन है। ये फर्दर ये सी और एन के ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा। ओवरऑल कहने की बात ये है कि ये जो डबल बॉन्ड, ये जो चार्ज है वो न केवल जो रिंग के कार्बन के पास, बल्कि ये जो ग्रुप्स हैं नाइट्राइल ग्रुप्स, इनके -m इफेक्ट की वजह से भी ये माइनस चार्ज इन ग्रुप्स तक भी डीलोकलाइज या विस्थापित हो जाता है। तो उसका मतलब है अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज का नेगेटिव चार्ज का विस्थापन अधिक है इसके तुलना में, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यह वाई प्रोटॉन को अधिक आसानी से डोनेट कर पाएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन न केवल इस रिंग के अंदर है जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, बल्कि ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है वो भी कार्बन के चार्ज को आगे डिलोकलाइज करने में मदद करेगा। तो एक्स और वाई में से वाई की एसिडिटी ज़्यादा है। तीसरी बात, हम यहाँ पहुँचते हैं जेड का जो एनाइन या कॉन्जुगेट बेस बनता है प्रोटॉन के चले जाने के बाद या प्रोटॉन का दान करने के बाद, प्रोटॉन को गिव अवे करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, उसमें आप देखें कि उसके डिलोकलाइजेशन के लिए ये चार्ज यहाँ गया और ये इस कार्बन पर आया। यानी जो ये बेंजीन रिंग बने हुए हैं उनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसका मदद करेंगे, इसको डिलोकलाइज होने के लिए, माइनस चार्ज को डिलोकलाइज होने के लिए मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही इस बेंजीन रिंग के का जो पाई बॉन्ड है इस नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करने में इन्वॉल्व होगा, वैसे ही ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी इसकी एरोमेटिकता नष्ट हो जाएगी या कम हो जाएगी या भंग हो जाएगी। उसी तरह से इसकी भी एरोमेटिकता नष्ट हो जाएगी अगर यह माइनस चार्ज रेजोनेंस के द्वारा इन दोनों रिंग्स में डिलोकलाइज हो तो। और ये जो पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पर ये इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसमें ज़्यादा डिलोकलाइज हैं, न कि इस 5 मेंबर्ड रिंग में।
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इसका डिलोकलाइजेशन सबसे कम है, इसका सब इन दोनों में से भी सबसे अधिक है और इससे भी अधिक हर हालत में है। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिटी y की होगी तो pKa की वैल्यू सबसे कम होगी। तो इन ऑप्शंस में हम ढूंढते हैं कि pKa की वैल्यू सबसे कम y की कहाँ है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। और पहली बार में देखते ही जैसे हमने देख लिया था कि किसकी सबसे ज़्यादा एसिडिटी है, इसके माइनस m इफेक्ट के आप देख सकते हैं 5 ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी इसकी होती है और सबसे कम pKa वैल्यू भी y की ही होती। इन चारों ऑप्शंस में केवल यही है जिसमें y की वैल्यू सबसे कम है। एक नज़र देखते ही ये आंसर मिल जाना चाहिए था। ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दिया गया ताकि आगे से आगे कोई भी आगे दूसरे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो MCQs करने में आपको मदद मिले, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए। वरना यह जो क्वेश्चन है एकदम से देखते ही आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से संबंधित है और इसको हम वुडवर्ड हॉफमैन रूल की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है और इन्होंने पूछा है 2 कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेसेस, यानी लगातार 2 बार इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस होने के बाद ये कंपाउंड मिलेगा इससे, तो कैसे होगा। और इन्होंने ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आंसर के, हम आराम से देख सकते हैं कि इसमें कौन रोटेटरी डिसरोटेटरी का ऑप्शन इन्होंने पूछा हुआ है। तो और उससे पहले कौन रोटेटरी होगा या डिसरोटेटरी होगा, हमको ये भी दिया हुआ है कंडीशन कि थर्मली अलाउड ये रिएक्शन है। सो लेट्स लुक इनटू द वुडवर्ड हॉफमैन्स रूल फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। जबकि पेरिसाइक्लिक हर प्रकार के पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए वुडवर्ड हॉफमैन रूल जो है वो आसानी से एप्लीकेबल होता है। हम देखते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए, इसको पहले समझ लीजिए और इसको याद करने का तरीका भी देख लीजिए। देखिए ओपन चेन कंपोनेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ लिखे जाते हैं। वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर थर्मली अलाउड प्रोसेस है तो ओपन चेन में अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्मली अलाउड जो रिएक्शन होगी वह कॉन रोटेटरी होगी। इतना सा अगर आपने याद रखा, यानी कि ओपन चेन कंपोनेंट 4n पाई इलेक्ट्रॉन कॉन थर्मल, तो ये अगर आपने याद रखा, बाकी ये जस्ट उसके सारे ऑपोजिट होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर कौन है तो लाइट के लिए वो होगा डिस, और डिस का उल्टा लिखेंगे हम यहाँ कौन, और कौन का उल्टा लिखेंगे यहाँ डिस। तो और ये जो होगा 4n पाई के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आप केवल इतना सा हिस्सा अगर आप याद रखते हैं तो उसका ऑपोजिट 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 यहाँ लिखते चले जाएं। यहाँ थर्मल है तो यहाँ पर फोटोकेमिकल होगा, यहाँ 4n पाई है तो यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह के रूल्स को जब भी हम याद रखते हैं तो दोनों जो ऑप्शंस उनको कभी याद नहीं रखा जाता, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर कन्फ्यूजन होता है और हमें लगता है कि हमने गलत याद कर लिया या कुछ भूल रहे हैं। तो ओनली वन थिंग आपको याद रखना है यहाँ पर, दैट इज़ ओपन चेन 4n पाई थर्मल कॉन। तो उसका ऑपोजिट आप आराम से ये टेबल बना लेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह से हुई है। देखिए जो फर्स्ट सबस्ट्रेट था उसको यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड इन्होंने डाला हुआ है और रिंग ओपनिंग होगी, तो इसलिए हमने ये एरोमेटिक सिस्टम है, इसको डबल बॉन्ड्स को इस तरह से लिखा है ताकि इसको समझने में आसानी हो। ये जो हिस्सा है ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के द्वारा रिंग ओपनिंग हो रही है हीट में। ये कौन क्यों होगा ये देख लेते हैं। जब इसका रिंग ओपनिंग होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ जा रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो नया पाई बॉन्ड इधर बनेगा और इधर बनेगा। ये दोनों पाई बॉन्ड्स नए बनेंगे। यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो टूटेगा और सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो ओपन चेन सिस्टम है ये 2 पाई बॉन्ड्स का है। 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं
और अगर थर्मल है, क्योंकि थर्मली अलाउड रिएक्शन है, तो प्रोसेस होगी कॉन, इसीलिए हमने यहाँ पर कॉन रोटेशन रखा है। याद रखिएगा कि जो रूल है, हॉफमैन रूल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए, वो ओपन चेन कंपोनेंट के लिए लागू होता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या एंड प्रोडक्ट में हो। तो ओपन चेन इन दोनों में से जहाँ पर भी हो उसको काउंट किया जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया जाएगा, और फिर कॉन या डिस थर्मल के हिसाब से हम निकालेंगे। अब उसके बाद हुआ एक और प्रोसेस, इसमें ये और ये तीनों पाई बॉन्ड्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो देखिए इस तरह से दिखाया हुआ है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ डिलोकेलाइज हुआ, इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए, और मैंने इसको चेंज नहीं किया है, जैसा इनका पोजीशन है वैसे का वैसे यहाँ रखा है। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग बना है, और उसको हमने फिर इस तरह से इसको करेक्ट करके लिख दिया है। यहाँ जो ओपन चेन है वो ये ओपन चेन कंपोनेंट है, जिसके इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। इसमें का जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो हम देख लेते हैं कितने पाई बॉन्ड्स हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 6 पाई बॉन्ड्स, उसका मतलब 3 पाई बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से रूल को, कौन से ऑप्शन को देखता है, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग है। हमें कंडीशन क्या दी हुई है, थर्मल। तो हमने याद किया था कि थर्मल जो होगा वो कौन होगा 4n पाई के लिए, उसको लिखा, उसका जस्ट नीचे यहाँ होगा डिस, इसका ऑपोजिट। तो उसका मतलब कि यहाँ जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल रोटेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल रोटेशन है, उसके नीचे आएगा डिस। सो दिस प्रोसेस विल बी डिस रोटेटरी। तो पहला है 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन रोटेटरी, दूसरा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिस रोटेटरी। और हमने किसकी सहायता ली है, हमने ली है वुडवर्ड हॉफमैन रूल की सहायता, और इसको आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे जब भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के क्वेश्चंस आए, रोटेशन भी आपको हम बताते रहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, ये 2 मार्क्स के लिए है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विद NaNH2। देखिए NaNH2 जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस और एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डीप्रोटोनेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड ऑल्सो फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये इन्होंने डीप्रोटोनेशन के लिए पूछा है, सीधी सी बात है। और ये पूछा कि कौन सा फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये प्रोटॉन यहाँ पर दिखाया हुआ है, कौन सा जो एक्स या वाई में से ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा। पहले हम देख लेते हैं कि जैसे ही ये H+ यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा, तो उसके नतीजे से हमें कौन सा एनायन मिलेगा। जो एनायन मिलेगा या कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वह उतना ही अधिक मात्रा में एसिड या प्रोटॉन वो दाता होगा, और उतनी तेज़ी से वो रिएक्ट कर सकेगा। स्टेबिलिटी किससे आएगी, स्टेबिलिटी यहाँ एरोमेटिसिटी से आएगी, और स्टेबिलिटी यहाँ आएगी रेजोनेंस के द्वारा। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर हैं किसके लिए। पहला जो X को अगर हमने इस डीप्रोटोनेट किया, तो यहाँ H के जगह इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि H+ चला जाएगा और इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ये जो माइनस चार्ज होगा इस C6H5 इस फिनाइल और इस फिनाइल ग्रुप के द्वारा वो डीलोकेलाइज होगा। तो उसका मतलब ये जो माइनस चार्ज यहाँ क्रिएट होगा इस H के H+ के रूप में निष्कासित होने के बाद, जिसको NaNH2 ने निष्कासित किया, तो वो एनायन जो होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बड़ी आसानी से होगा, यानी H+ का निष्कासन आसान होगा। Y में देखते हैं कि Y में एक साइक्लोप्रोपीन रिंग है, और ये जो सिस्टम है इसमें एक अगर H+ यहाँ से चला जाए इस सिस्टम में,
इसके जाने के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आते ही ये जो सिस्टम हो जाएगा, ये 1 2 एंड 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, जो कि अनस्टेबल होगा और जिसकी वजह से इसमें इसका आयोनाइजेशन उतना आसान नहीं होगा। ये बात अलग है कि ये रिंग जो है कॉन्जुगेट सिस्टम होने के साथ साथ इसमें इन फिनाइल ग्रुप का रेजोनेंस भी होगा, लेकिन अगर इसकी और इसकी तुलना करें तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है ये साइक्लोप्रोपीन का जो रिंग है उसके कार्बन पे आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई रिंग की स्ट्रेन वाली स्थिति नहीं है और डीलोकलाइजेशन आसानी से हो रहा है। यहाँ 4n पाई सिस्टम बन रहा है, जो कि इसको अनस्टेबल सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। तो इस नॉलेज के साथ आइए देखते हैं हमको क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि x रिएक्ट्स फास्टर देन y। x जो है y की तुलना में फास्ट रिएक्ट करेगा। हाँ करेगा, क्योंकि इससे बनने वाला जो कार्बन आयन है वो अधिक स्थायी होगा इसके कार्बन आयन की तुलना में। तो पहला आंसर जो है वो करेक्ट है। दूसरा उन्होंने क्या पूछा है कि y रिएक्ट्स फास्टर देन x, तो ये तो गलत बात है क्योंकि y स्लो रिएक्ट करेगा, तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन नहीं है तो उन्होंने पूछा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी जहाँ जहाँ पर है वो बी स्टेटमेंट हमने काट दिया। 3 और 4 पे 1 और 2 हमारे पास ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं, एक्स एंड वाई बिहेव एज लुइस एसिड्स। लुइस एसिड क्या होते हैं? लुइस एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो लुइस कॉन्सेप्ट एसिड और बेसिस का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन या इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस से होता है। लुइस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो यहाँ तो ये प्रोटॉन दे रहे हैं ब्रॉन्स्टेड की तरह, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। तो सी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये सी का जो आंसर यहाँ पर स्टेटमेंट के करेक्ट होने का दे रहे हैं वो भी गलत हुआ। बचता है नंबर 2। चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं, एक्स इज स्ट्रॉन्गर ब्रॉन्स्टेड एसिड देन वाई। एक्स जो है अधिक प्रबल ब्रॉन्स्टेड अम्ल है या एसिड है, क्योंकि वो H+ को आसानी से दे सकता है, क्योंकि बनने वाला कॉन्जुगेट बेस इसमें अधिक आसानी से ज़्यादा इजीली स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर वो है नंबर 2, वो जिसके अनुसार ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने पूछा हुआ है एट pH 10 ट्रिप्टोफैन एग्जिस्ट्स एज। देखिए ट्रिप्टोफैन जो है एमिनो एसिड है उसके और उसमें एक NH ग्रुप ज़्यादा है, एमिनो ग्रुप ज़्यादा है। यहाँ pK वैल्यूज़ दिए हुए हैं। मान लीजिए pK वैल्यूज़ आपको याद नहीं भी हो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि जब सॉल्यूशन का pH का मान जहाँ ज़्यादा होगा प्रोटॉन उसके पास होगा, ये आपको याद रखना है। दोबारा याद करा दें, pH का मान जितना ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा होगा प्रोटॉन वही एक्सेप्ट करेगा। इन्होंने बोला है एट pH 10। एट pH 10 का मतलब है जिस सॉल्यूशन में ट्रिप्टोफैन को रखा गया है उस सॉल्यूशन के pH का मान है 10। तो ये pH का मान 10 काफ़ी हाई है और pKa का वैल्यू कम है। देखिए ट्रिप्टोफैन के जो pKa के वैल्यूज़ हैं COOH के 2.43 है और इसका 9.44 है एमिनो ग्रुप का, और इसके साथ ही ये NH ग्रुप है, इसका भी 10 से नीचे है। तो pKa वैल्यू का मान जो है pKa इज़ लोअर, pH इज़ हाइयर, pH हाई है, pKa ग्रुप्स के कम है, तो जिसके जो हाई है उसके पास प्रोटॉन चले जाएंगे। नाउ हम जानते हैं कि एमिनो एसिड्स में NH2 जो है वो NH3 फॉर्म में रहता है, कॉन्जुगेट ज्विटर आयन में रहेगा। तो ये ट्रिप्टोफैन में जो ये ग्रुप होगा NH3+ में रहेगा और CO- के रूप में रहता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि
ये NH2 के रूप में रहेगा, ना कि NH के रूप में इन द सॉल्यूशन, जब हम उसके pKa का वैल्यू ढूंढ रहे हैं। pKa का वैल्यू होने के लिए एमिनो ग्रुप जो है वो उसके अंदर एसिडिटी दिखाने के लिए NH नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आना चाहिए या NH2 होगा, और NH2 की जगह यहाँ NH3 होगा, जो कि यहाँ दिख रहा है, और दोनों के ऊपर ही प्लस चार्ज आएगा और कार्बोक्सिलिक के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। तो pH 10 है, हाई pH है, सारे ग्रुप्स जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेंगे, यानी COOH अपना प्रोटॉन दे देगा O- के रूप में, NH3 प्लस अपना प्रोटॉन दे देगा NH2 में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर NH2 प्रोटॉन दे देगा और वो NH के रूप में आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए COOH ने प्रोटॉन दिया लेकिन NH3 ने प्रोटॉन नहीं दिया। यहाँ pH का वैल्यू ज़्यादा है, ये भी प्रोटॉन देना चाहिए। इसने NH2 ने प्रोटॉन दे दिया है तो ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ NH3 प्लस जो है वो गलत लिखा हुआ है। इधर भी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें भी आप देखें कि इन COOH ने प्रोटॉन रख लिया है हाई pH होने के बावजूद, गलत है ये। NH3 प्लस ने प्रोटॉन अपना रख लिया है, गलत है। NH2 ने अपना प्रोटॉन दे दिया है, सिर्फ ये सही है, लेकिन ओवरऑल आंसर गलत है। इधर देखिए यहाँ NH ने H प्लस दिया है और N माइनस हो गया, जो कि बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, ये नहीं होगा। COH ने अपना प्रोटॉन रख लिया है, गलत है। NH3 प्लस ने अपना प्रोटॉन दे दिया है, ये करेक्ट है, लेकिन ओवरऑल ये दोनों चीज़ें गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। कुल मिला के इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ था जिसका आंसर ये था वो करेक्ट है, बाकी सारे इसमें रॉन्ग ऑप्शन है। आपको ये ध्यान में रखना है कि pH और pKa में से जिसकी वैल्यू हाई होगी प्रोटॉन उधर चला जाएगा। अगर सॉल्यूशन का pH अधिक है तो प्रोटॉन उसके पास चला जाएगा। अगर ग्रुप का pKa का मान pH से ज़्यादा है तो प्रोटॉन ग्रुप अपने पास रख लेगा, चाहे वो COH ग्रुप हो, चाहे वो NH2 या NH3 प्लस NH2 प्लस ये ग्रुप्स हों। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ओलेफिन मेटाथेसिस के बारे में है, या एल्काइन मेटाथेसिस के बारे में है। बहुत सिंपल होती है मेटाथेसिस। क्या है कि डबल बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड, उसमें रीअरेंजमेंट होता है और उसके अंदर फ्रैगमेंट रीअरेंजमेंट होता है और नए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बनते हैं। देखिए यहाँ एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है जो कि मेटल के साथ है। ये दोनों 2+2 साइक्लो एडिशन, सिंपल साइक्लो एडिशन से ये इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड। और फिर जो एल्कीन के पास ग्रुप होता है वह मेटल के पास चला जाता है, और जो मेटल के पास ग्रुप होता है ऑर्गेनिक ग्रुप, वो एल्कीन के पास चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो मेटल के साथ ये जुड़ा हुआ था वो CC के साथ, कार्बन के साथ जुड़ गया है, और जो ग्रुप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर जो ग्रुप है वो एल्कीन के साथ था, अब वो प्रोडक्ट के बाद वो मेटल के साथ आ गया है मेटाथेसिस होने के बाद। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जो ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स, डबल बॉन्डेड जो मॉइटी है उसमें एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से एल्काइल मेटाथेसिस भी होती है, और एल्काइन मेटाथेसिस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइन केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, और इस रिएक्शन के लिए मेटल कैटलिस्ट की भी ज़रूरत होती है। ये रिएक्शन जो है वो ओलेफिन मेटाथेसिस की तरह ही होती है। बहुत सिंपली यहाँ पर दिखा गया, देखिए कोई मेटल है, ट्रिपल बॉन्डेड है, वह कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड वाला जो ग्रुप है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये R1 मान लीजिए ग्रुप है। यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है और उसमें दो ग्रुप हैं R2 और R3। ये रिएक्शन या मेटाथेसिस होने से पहले, और रिएक्शन जब होना शुरू होती है तो एडिशन होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड्स जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए और मेटल और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। उसी तरह से यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। ये रहा एक
4 मेंबर्ड रिंग बना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं और उसके बाद रीअरेंजमेंट हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन रादर हो गया। ये जो R1 ग्रुप था पहले मेटल से जुड़ा हुआ और ये R2 ग्रुप था एल्काइन से जुड़ा हुआ। अब आप देख सकते हैं कि R2 जो है वो मेटल से जुड़ जाता है वाला हिस्सा, और जो एल्काइन के पास R3 था और R2 था उसकी जगह मेटल का R1 एल्काइन के साथ आ जाता है। R3 जो है वो तो यही रह गया। तो एक एक ग्रुप जो है वो एक्सचेंज हो रहा है एल्काइन और मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बीच में। तो आप इसको देख सकते हैं, मेटल विद R1, नाउ मेटल इज़ विद R2। यहाँ पर एल्काइन में R2 एंड R3 था और यहाँ पर जो एल्काइन प्रोडक्ट हमें N में मिला है उसमें मेटल का R1 और एल्काइन का R3 है। एक्सचेंज हुए हैं ये ग्रुप्स, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो इस नॉलेज के साथ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, बहुत ही डायरेक्ट और इजी। द प्लॉजिबल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द सेल्फ मेटाथेसिस रिएक्शन ऑफ दिस कैटलाइज्ड बाय दिस इज। तो यहाँ पर इन्होंने एक मेटल कैटलिस्ट दिया हुआ है, यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड दिया हुआ है। हमें मालूम है कि ट्रिपल बॉन्डेड के साथ सीधे सीधे इसका और इसका बॉन्ड होना है, कोई और एक्सचेंज नहीं होना है इंटरमीडिएट में। हमने इससे पहले ये देखिए जो इस स्क्रीन पे देखा था कि जब बॉन्ड बन रहा है, देखिए R1, ये रहा R1 मेटल के साथ, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ये रहा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया एडिशन की वजह से, और ये R2, ये रहा R2, ये R3, ये R3। इनकी पोजीशन में कोई चेंज इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में नहीं आया था। और अगर इंटरमीडिएट आप इसको न मान के इसमें बॉन्ड चेंज हो रहा है, कौन से बॉन्ड चेंजेस हो रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो भी आप देखें कि R2 यहीं पर ही है, R3 यहीं पर ही है, और मेटल के साथ जो R1 था एक्सक्यूज़ मी, वो यहीं पर ही है। तो जो एल्काइल ग्रुप्स के या ऑर्गेनो ग्रुप्स के जो पोजीशन थी उसमें चेंज नहीं आया है, सिर्फ डबल बॉन्ड में चेंज आता है। तो लेट अस सी द ऑप्शंस जो हमको दिए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि ये रहा टंगस्टन, ये रहा, उसके साथ ये टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप्स थे 3, ये रहा टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप 3 इसके साथ ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो इसके साथ आप देखें टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है इधर दिया हुआ है और इन दोनों के बीच के बॉन्ड को इन्होंने तोड़ दिया है, जो कि बॉन्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड में टूटता नहीं है। तो दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं ये टंगस्टन है और इसके साथ वाला कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये यहाँ दिया हुआ है, वो डबल बॉन्ड में एडिशन के बाद इंटरमीडिएट में चेंज हो गया डबल बॉन्ड में। ये 3 ब्यूटॉक्सी ये रहे, और यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल, इसके साथ वाले में टर्शरी ब्यूटाइल। दिस इज़ राइट। यहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड था डबल बॉन्ड में चेंज हो गया है, एक तरफ C6H5 ग्रुप है और एक तरफ मेटा पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे यानी टॉल्वीन का ग्रुप यहाँ पर है। तो ये देखिए ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके ये जो अरेंजमेंट वो यहाँ पर एज सच है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। दूसरा जो यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ राइट आंसर, लेकिन दूसरे ऑप्शंस को भी एक बार देख लें। ये जो टर्शरी ब्यूटॉक्सी ये टंगस्टन के साथ ये लगा हुआ है वो ये करेक्ट है। यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ये लगा हुआ है, करेक्ट है। यहाँ देखिए कि एक टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप जो है इन दोनों कार्बन के बीच में डाल दिया हुआ है इन्होंने, जो कि नहीं हो सकता था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में चेंज होगा इंटरमीडिएट में, जबकि यहाँ पर इन्होंने सिंगल बॉन्ड किया हुआ है। तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन था। यहाँ 5 मेंबर रिंग बना है वो तो देखते ही गलत समझ में आ गया। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, बहुत सिंपल, फॉर 4 मार्क्स। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।